हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा। देखिए, आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का भी चल रहा है तीसरा चैप्टर का नाम है क्या, निर्माण उद्योग। क्या चैप्टर का नाम है? निर्माण उद्योग। ये पार्ट 2 होगा, इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, ये लास्ट होगा इस चैप्टर का वीडियो। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आप लोग को लग रहा है विश्व का एकीकरण कह सकते हैं। विश्व का एकीकरण किसमें? व्यापार में। किसमें? व्यापार में। देखिए, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण कैसे होगा, मतलब एक देश का संबंध दूसरे देश के साथ होना। एक देश का संबंध किसके साथ होना? दूसरे देश के साथ होना। देखिए, पहले हम परिभाषा बोलते हैं, उसके बाद एक डिटेल समझेंगे, इसके लाभ भी, इसके हानि भी, इसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जानेंगे। ठीक है, देखिए ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट 2 इस चैप्टर का। देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आदान प्रदान क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग उदारीकरण समझते हैं, उदारीकरण। देखिए कि ऐसा कि दूसरे देश वाला भी आके क्या कर सके, अपना बिजनेस स्थापित कर सके, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है जिस देश में जाता है। देखिए, जैसे डायरेक्टली तो कोई देश दूसरे देश में जाके तो अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी देश का रूल रेगुलेशन होता है। जैसे कोई देश है, भारत में आके तो कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर, क्योंकि यहाँ का जो कुछ कानून है, सख्त कानून है। इसके लिए यदि उदारीकरण का मतलब इस कानून को थोड़ा लचीला बना देना, कानून जैसे लचीला बनाना, ताकि दूसरे देश के लोग यहाँ आकर भी बिजनेस स्थापित क्या कर सके, बिजनेस स्थापित कर सके। मतलब वैश्वीकरण का क्या हुआ, मैंने बताया विश्व का एकीकरण, किसी व्यापार में या किसी चीज में संबंध बनाना। देखिए, मैंने क्या, इसका जो डिफिनेशन है इसके अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इतना भी लिख सकते हैं अपने। जैसे देखिए, अब वैश्वीकरण नहीं हो तो क्या हो सकता है? जैसे देखिए, भारत देश में मसाला बहुत उपजता है, यदि वैश्वीकरण नहीं रहेगा तो हमारा मसाला हम अपने पास ही रह जाएंगे। और यदि यही आदान प्रदान दूसरे देश के साथ करेंगे तो हमारे पास तो वैश्वीकरण के अनुसार तो दूसरे देश का रुपए आएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी तो बढ़ेगी हम लोग का। ठीक है, तो वैश्वीकरण बहुत जरूरी भी है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इतना भी लिखा वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए, इसे मैंने कोष्ठ में बंद किया है, पर अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापार का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। आदान प्रदान क्या कहलाता है? वैश्वीकरण है या वैश्वीकरण कहलाता है। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है? देश की अर्थव्यवस्था जब किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं या संबंध बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले एग्जांपल में दिए आपको मसाला का। देखिए, वैश्वीकरण का जो दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि विश्वीकरण हुआ, मान लो वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। क्या? विदेशी मुद्रा का भंडार में वृद्धि। जो विदेशी, आप देखिए बहुत सारे देश हैं ऐसे कि अपने देश के रुपए से उनके देश के रुपए, मतलब उनके देश की करेंसी में का वैल्यू ज़्यादा है। क्या है? वैल्यू ज़्यादा है। तो मेरे पास क्या हुआ अपने देश में? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो गया। ठीक है, रोजगार सृजन के अवसर मिले। जैसे देखिए, जैसे कोई दूसरा देश भारत में आकर अपना बिजनेस स्थापित या कोई फैक्ट्री खोला, कुछ बिजनेस करेगा, तो यहाँ के लोग, आप देखिए, वहाँ तो लोग डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे, कुछ ही लोग आ पाएंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग, उसे तो रोजगार में अवसर मिल पाएंगे। पहले तो जीवन देखिए बहुत कारगर होते हैं। जैसे देखिए,
एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले मान लिया जाए एक हमारे देश के इकोनॉमिक के अनुसार एक फैक्ट्री चल रही है इस एरिया में। सपोज दैट कोई विदेशी कंपनी आकर इसी एरिया में अपना बिजनेस स्टार्टअप करे तो क्या होगा, जो बिजनेस स्टार्टअप तो आने लोग जो बेरोजगार हैं उसे भी रोजगार मिलेंगे। तो इससे दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि रोजगार सृजन में अवसर में वृद्धि, मतलब रोजगार में वृद्धि होगा जब वैश्वीकरण होगा। ठीक है, जैसे अभी भारत में बहुत सारे विदेशी कंपनी चल रही हैं। देखिए, क्रय शक्ति में वृद्धि तथा रहन सहन स्तर में वृद्धि। क्रय शक्ति मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए कोई दूसरे देश का कंपनी है, तीसरे देश का अपना कंपनी है, ठीक है। यदि एक पेन, मैंने एक पेन का ले लेता हूं या कोई मोबाइल का ले लीजिए, यदि विदेशी अपना भारत देश या कोई भी देश है अपना माल मतलब उत्पादन जो 10 रुपये में बेच रहा है, यदि मतलब 10 रुपये में बस अकेला ही है वो फैक्ट्री, अकेला ही कंपनी, वो 10 रुपये में देगा, नहीं तो नहीं, लॉस में वो कम नहीं करेगा। यदि दूसरा देश का कंपनी या कहीं से कंपनी आकर वही चीज़ का उत्पादन करे सेम, तो कंपटीशन होगा, वो फिर क्या होगा, उसका थोड़ा क्रय में थोड़ा लॉस मतलब कमी भी होगा। मतलब अब जो वो बोल नहीं दूसरा कंपनी 8 में बेचेंगे, तो ये भी थोड़ा कम करेंगे अपनी मार्केट बनाए रखने के लिए। ठीक है, रहन सहन में वृद्धि होगी। लघु एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए इस दोनों पे ये जो स्मॉल कंपनी होता है, जो लघु एवं कुटीर उद्योग, इस पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बाहरिया देश की कंपनी है तो वो क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में ही इतना रुपए लगाते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके, ताकि लोगों तक पहुंचे। ये चीज़ ऐसा है, तो ये तो उतना रुपए खर्च कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसके कारण ये जो लघु और कुटीर उद्योग को पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि बंद भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि उद्योगों का पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ा। उद्योग यदि हम कहीं खोलते हैं, उद्योग यदि फैक्ट्री चल रही है, उसका हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। वर्तमान समय में उद्योगों ने पर्यावरण का क्षरण एवं वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण का समस्या पैदा करती है। देखिए क्या करता है, वायु, जल, ध्वनि मतलब जैसे देखिए जैसे कोई कंपनी चल रही है, उसका जो धुआंधार होते हैं गैस, धुआंधार जैसे कोई चीज चल रही है, कोई चीज का नया निर्माण के लिए कुछ मतलब उसका जो धुआं, या कह सकते हैं उसका जो गंदे पानी को भी खराब करता है। हमारे नदियों में उससे जो क्या करते हैं, पाइप के थ्रू, नल के नाला के थ्रू कहाँ बहाते हैं, नदी में, जिसके कारण नदी खराब होता है, पानी खराब हो जाता है। उसके बाद जल खराब, उसके देखिए वायु, उसका जो धुआंधार जो हमारे वातावरण में छोड़ जाता है, जिसके कारण हमारा वातावरण उससे प्रदूषित होता है। और मृदा, भूमि, ये समस्या पैदा करती है। जैसे एक चीज और यहाँ, भोपाल गैस त्रासदी के मिथाइल आइसोसाइड गैस के रिसाव से 3 दिसंबर 1884 भोपाल में घटित हुई। मतलब इसके कारण क्या होता है, 3 दिसंबर 1884 में भोपाल में घटित हुआ था। किसके कारण, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, किसके कारण आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भोपाल गैस जो घटित हुआ था, घटना कब हुआ था, आप बताएंगे 3 दिसंबर 1884 में। 3 दिसंबर 1884 में। देखिए सबसे मेन क्वेश्चन इसमें वैश्वीकरण क्या होता है, उसके बाद पूछा जाएगा उदारीकरण क्या होता है। ठीक है, उदारीकरण अभी तो इसमें नहीं था। और मैं एक चीज बता दें, इस चैप्टर में क्या था कि कुछ उद्योग थे जो भारत में पहले, जैसे कपास उद्योग, जूट का उद्योग, जो चीनी मिल, इसका कौन सा स्थान रहा भारत में, ये चीज़ इस चैप्टर में था, जो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट के अनुसार दे दूंगा। इसी वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। फिर स्क्रीनशॉट को आप अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा और ठीक है, मैं आशा करता हूँ एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये पार्ट 2 है, ये चैप्टर खत्म, फिर हो जाएंगे फिर दूसरा चैप्टर। इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी 3 चैप्टर, और इतिहास में 1 चैप्टर ही हुआ है।
से पढ़ाया जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब विश्व में एकीकरण, किसमें? व्यापार का मतलब अपना संबंध दूसरे देशों के साथ बनाना। चलिए ठीक है, फिर यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कमेंट में लिखकर कैसा लग रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। बाय।